हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आपके चैनल में। थंबनेल से आपको आज के हमारे ट्यूटोरियल का आइडिया तो हो ही गया होगा। आज हम एसक्यूएल सर्वर को समझेंगे, जानेंगे इसको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और कुछ बेहतर समझते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे डेटाबेस से। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक जगह है जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। ये डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करने का और रिट्रीव करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। क्या आप जानते हैं हमारे डेटाबेस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? नहीं, डेटाबेस की हेल्प से हम अपने डेटा को तो स्टोर करते ही हैं, बट उसे बहुत ही इजीली और बहुत ही कम टाइम डिले में एक्सेस भी कर सकते हैं। अनलाइक हमारी फाइल सिस्टम की तरह कि हमारी बहुत सारी फाइलें क्रिएट हो गई है, अब हम उनको भूल गए कि कहाँ कौन सी फाइल रखी है, कौन सा रिकॉर्ड कहाँ पे है। डेटाबेस में इसको मैनेज करने में बहुत ही आसानी रहती है। सबसे पहला, डेटाबेस में डेटा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। लाइक कि ये डेटा को एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करता है, जिससे कि आप डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सेस भी कर सकते हो। दूसरा, डेटा को रिट्रीवल करने में बहुत ज़्यादा में ईजी रहता है। हम बस अपनी क्वेरी पास करते हैं और हमारा डेटा हमारे सामने होता है। तीसरा, डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हम अपनी क्वेरी के थ्रू हम इंक्रिप्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि हमारा डेटा सिक्योर्ड हो जाता है। डेटा की शेयरिंग, मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल एप्लीकेशन को यूज करते हैं, जिसमें वो आसानी से अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी डेटा की शेयरिंग विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस बहुत ही इजी हो जाती है। चलते देखते हैं डेटाबेस के कंपोनेंट्स क्या क्या है। डेटाबेस के कंपोनेंट में पहला आता है हमारा टेबल। हम किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए सबसे पहले उसकी टेबल क्रिएट करते हैं, और टेबल क्रिएट हो गई, लाइक स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, इनके रिकॉर्ड हमको स्टोर करना है, तो हमने इनकी टेबल क्रिएट कर ली और इसके अंदर हमने अपने डेटा को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। हमारी डेटाबेस में टेबल्स में हमारी रो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा कंपोनेंट है हमारा टेबल्स की रोज। तो हर एक रोज एक यूनिक रिकॉर्ड को डिनोट करती है। लेट सपोज कि एम्प्लॉय की टेबल है, तो उसमें एक रो उस एक एम्प्लॉय की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगी। ऐसे ही स्टूडेंट की टेबल है, उसमें एक रो एक कंप्लीट स्टूडेंट की डिटेल्स को स्टोर करेगा। तीसरा कंपोनेंट होता है हमारा कॉलम, और हर एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को एक या प्रॉपर्टी को एक कॉलम डिनोट करता है। जैसे कि हमारे एम्प्लॉय का क्या नाम है, जैसे एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर क्या है, एम्प्लॉय की मेल आईडी क्या है, तो ये हमारे कॉलम्स में स्टोर होते हैं। और चौथा जो हमारा कंपोनेंट्स है वो है की। हमारी की हमारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाइड करती है। तो हमारे पास डेटाबेस के 4 कंपोनेंट मैंने बताए। पहला था टेबल, दूसरा था रोज, तीसरी थी कॉलम और चौथा था कीज। इसी के साथ हम जानते हैं हमारे एसक्यूएल सर्वर के बारे में। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल को एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। हाँ, जिसमें हमारी क्वेरी एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर होती है। इस प्रकार का लैंग्वेज हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज है जो हम यूज करते हैं हमारे डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए। तो अब हम जो अगले टॉपिक पे आते हैं कि हमारा डेटाबेस किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको टूल दिख रहा है, इसे बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। जी हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसकी कुछ बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स भी होती है। मैं इसके इंस्टॉलेशन लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी इशू होता है इससे रिलेटेड, आप वहां से जाके इजीली से डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारी जो भी डेटाबेस को क्रिएशन और इंसर्ट अपडेट की क्वेरी जो भी होती है, हमारे मैनेजमेंट स्टूडियो में लिखी जाती है। चलिए देखते हैं डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्रिएट डेटाबेस नाम से कमांड लिखना पड़ता है, और उसके बाद आप अपने डेटाबेस का कोई भी नाम दे सकते हो। लेट सपोज कि मैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट नाम देता हूँ। ओके, मेरे को इसके बाद बस इस कमांड को एग्जीक्यूट करना होगा। कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए अभी तो जैसे फिलहाल मेरे इसमें कोई और क्वेरी नहीं लिखी है, बट अगर बहुत सारी क्वेरी लिखी होती तो उस समय आपको हर एक क्वेरी को
अलग अलग यूज करके सेलेक्ट करके रन करना पड़ता है। अब भी मैं इसको सेलेक्ट करके भी रन कर सकता हूँ, बट मैं चाहूँ तो ऐसे भी एग्जीक्यूट करूंगा, ये क्वेरी रन करेगी। तो देखिए मेरे पास मैसेज आता है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी हमारा डेटाबेस एम्प्टी है, बट मैं जैसे इसको रिफ्रेश मारूंगा तो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। मेरा डेटाबेस किस नाम से क्रिएट हुआ है? एम्प्लॉय मैनेजमेंट नाम से। अब मेरे को इस डेटाबेस को यूज करना है। डेटाबेस को यूज करने के दो तरीके हैं। आप यूज कमांड का यूज कर सकते हो, और अन्यथा आप यहाँ ड्रॉप डाउन से भी सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, मैंने यूज कमांड का उपयोग करके अपने डेटाबेस को सेलेक्ट किया। अर्लियर यहाँ पे मास्टर था, अभी यहाँ पे मैनेजमेंट हो गया है। चलते हैं, देखते हैं कि हम टेबल्स को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। हाउ टू क्रिएट टेबल इन अ डेटाबेस। टेबल को क्रिएट करने के लिए भी क्रिएट टेबल नाम की कमांड का यूज किया जाता है। इसके बाद मैं मान लो एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, तो मैं एक एम्प्लॉय की टेबल क्रिएट करता हूँ। मैंने एक एम्प्लॉय की टेबल क्रिएट करी, इस ब्रेसेस का उपयोग किया जाता है। इसके इनसाइड में हम अपने पैरामीटर्स और उनके डेटा टाइप को डिनोट करते हैं, या अपने पैरामीटर्स और उनके डेटा टाइप को लिखते हैं। टेबल के पैरामीटर्स डिक्लेयर करने से पहले हम एसक्यूएल के डेटा टाइप्स को समझ लेते हैं। कुछ कॉमन डेटा टाइप्स को समझ लेते हैं जिनका उपयोग हमें हर टेबल में करना ही पड़ता है। तो पहला है हमारा इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है, लाइक की न्यूमेरिक वैल्यूज। दूसरा होता है हमारा वैरचर। वैरचर हमारे वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है। वैरचर टेक्स्ट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, जहां पर आप लेंथ को स्पेसिफाई कर सकते हो। तीसरा है लाइक डेट, तो आप डेट को स्टोर करने के लिए, डेट टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे डेट डेटा टाइप का उपयोग होता है। चौथा है फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। और पांचवा है हमारा बूलियन। ये बूल टाइप की वैल्यू लाइक ट्रू और फॉल्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। पांचवा है हमारा कैर। कैर फिक्स लेंथ कैरेक्टर डेटा को स्टोर करता है। फिर हमारा ब्लॉब, जिसको बोलते हैं हम बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे हमारी इमेजेस हो गई या डॉक्यूमेंट हो गए, इनको स्टोर करने के लिए हम ब्लॉब का यूज करते हैं। फिर आता है हमारा ग्लोब, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। कभी कभी डिफरेंस भी पूछ देते हैं कि ग्लोब और ग्लोब में क्या डिफरेंस है। तो ग्लोब कैरेक्टर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये था हमारा कुछ कॉमन डेटा टाइप। चलिए फिर हम अपने टेबल्स को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम एम्प्लॉय की आईडी डिक्लेयर करते हैं, जिसको इंटीजर टाइप का रख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये न्यूमेरिक वैल्यू ही कंसिस्ट करेगा, लाइक हमारी 1 2 3 आईडी इस प्रकार की कंसिस्ट करेगा। इसको हम प्राइमरी की से बनाते हैं। हमारी जो भी आईडी होगी वो हमेशा हम प्राइमरी की रखते हैं, ताकि वो हमारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। दूसरा हम रखते हैं एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम। तो इसको हम, इसमें हमारी टेक्स्ट टाइप की वैल्यू आएगी, इसको हम var देते हैं और इसका साइज हम 50 रखते हैं। फिर हम उसका लास्ट नेम यूज करते हैं, सेम इसको भी सेम डेटा टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम इसकी डिपार्टमेंट एम्प्लॉय की रखते हैं, इसको भी हम अभी var देते हैं। अभी हमने साइज 50 दे रखा है। तो ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं या कुछ कॉलम्स वैल्यूज हैं। मैंने आपको कॉलम्स के बारे में बताया था, ये टेबल का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। और हमारी एम्प्लॉय टेबल में हमारी एम्प्लॉय की आईडी है और इसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट है। इस क्वेरी को अगर मैं रन करता हूँ तो मेरी ये टेबल इस डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो गई होगी। चलिए देखते हैं इस टेबल को। देखिए मेरी ये टेबल इस डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो गई है। मेरी टेबल में कोई रिकॉर्ड पड़ा है, इसको चेक करने के लिए मैं कमांड रन करता हूं, अपनी टेबल का नाम। देखिए मेरी टेबल में अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं पड़ा है। ये था हमारे टेबल को क्रिएट करने का एक सिंपल सा तरीका कि हमारी टेबल किस प्रकार से क्रिएट की जाती है। अच्छा, टेबल को क्रिएट करने का एक और तरीका है, लाइक
आप कंपनी में काम करते हो तो आपको ये तरीका तो आना ही चाहिए, क्योंकि आपको एक दिन में बहुत सारी टेबल क्रिएट करनी होती है। ये जब आप कोई भी एपीआई या कोई भी एप्लीकेशन में काम कर रहे हो, और एज पर द डिस्कशन ऑफ बिजनेस रूल और बिजनेस जस्टिफिकेशन, आफ्टर दैट यू नीड टू क्रिएट सम टेबल्स, जो टेबल डिसाइड होती है। तो आप सिंपल यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक करिए, न्यू स्टेटमेंट का यूज करिए, टेबल पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आपके कॉलम्स नेम है और उनकी डेटा टाइप। अब जैसे मान लो कि मेरे को एम्प्लॉय की सैलरी रखनी थी, तो मैं EMP सैल ID करके एक कॉलम रखता हूँ, इसका इंटीजर टाइप का डेटा टाइप रखता हूँ। प्राइमरी की बना दी, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और सेट प्राइमरी की कर दूंगा। एम्प्लॉय की सैलरी में हमारा दूसरा कॉलम क्या हो सकता है, इसकी सैलरी हो सकती है, परंतु हम यहाँ पे एम्प्लॉय ID का यूज करेंगे। एम्प्लॉय ID क्योंकि एम्प्लॉय ID हमारी एम्प्लॉय टेबल में प्राइमरी की है, और हम इस टेबल में उसे फॉरेन की बनाएंगे। ठीक है, अब हमारा जो एम्प्लॉय की सैलरी, क्या सैलरी है उसकी, तो हम डेसिमल में रखते हैं। ओके, तो लाइक मेरी ये मैं इस प्रकार से भी टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं जैसे ही इसको सेव करने के लिए क्लिक करूंगा, मेरे को की टेबल का नाम लिखने को आएगा। देखिए मेरी अभी 2 टेबल क्रिएट हो चुकी है। पहली टेबल थी एम्प्लॉय, दूसरी टेबल थी एम्प्लॉय सैलरी। ओके, अच्छा, टेबल को डिलीट किस प्रकार से किया जाता है? टेबल को डिलीट 2 कमांड है हमारे पास, डिलीट या ट्रंकेट। बट अगर मेरे को टेबल को खत्म ही करना है या उसको हटाना है अपने डेटाबेस से, तब मैं उस समय ड्रॉप का यूज करता हूं। ड्रॉप, और बीच में लिखूंगा टेबल। मैं मान लो एम्प्लॉय की सैलरी हटाना चाहता हूं, इस टेबल को मैं रिमूव करना चाहता हूं। मैंने ड्रॉप लिखा, टेबल लिखा और टेबल का नाम दिया। एग्जीक्यूट करूंगा, कमांड कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुली रन कर गया। मैं चेक करूंगा तो मेरी जो भी टेबल है वो समय एम्प्लॉय सैलरी वाली टेबल हट चली गई डेटाबेस से। ये था हमारा टेबल को किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है और टेबल को डेटाबेस से किस प्रकार से रिमूव किया जाता है। इसके साथ ही अगला हम देखते हैं कि अगर हमको टेबल को ऑल्टर करना है, हाउ टू ऑल्टर दी टेबल। ऑल्टर टेबल मतलब कि अगर हमको टेबल के रिकॉर्ड को चेंज करना है या कोई कॉलम ऐड ऑन करना है। लेट्स सपोज कि अभी हमारे पास हमारे एम्प्लॉय टेबल में फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, डिपार्टमेंट था, हमको उसमें एक और रिकॉर्ड ऐड करना है। तो हम क्या लिख करेंगे, सिंपल हम ऑल्टर स्टेटमेंट पास करेंगे, टेबल लिखेंगे, टेबल का नाम देंगे, टेबल का नाम देंगे। टेबल का नाम क्या हमारा है, टेबल का नाम है हमारा एम्प्लॉय। ओके, अब हमें इसमें कॉलम ऐड करनी है, तो हम क्या लिखते हैं, ऐड, और हम कॉलम का नाम देते हैं, लाइक हम ईमेल आईडी देते हैं। ओके, और हम इसका डेटा टाइप लिखते हैं। बस इस कमांड को रन करूंगा, देखिए मेरा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। मैं अपने टेबल को चेक करूंगा, कॉलम्स चेक करता हूं, तो देखिए एक और कॉलम ऐड ऑन हो गया है जिसको बोल रहा है ईमेल आईडी। तो हमारा ऑल्टर टेबल करने के लिए ऑल्टर और टेबल कमांड लिखा जाता है, देन टेबल का नाम लिखा जाता है, और ऐड कमांड के साथ हम अपने कॉलम्स का नाम लिखते हैं। तो मैंने अभी आपको टेबल किस प्रकार से क्रिएट, इसी सीक्वेंस में 2 क्वेश्चन आपके लिए। अभी हमने सीखा टेबल को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं और उसमें कॉलम्स को किस प्रकार से ऐड करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए कि हमें कस्टमर नाम की एक टेबल क्रिएट करनी है। मैंने सिंटैक्स भी दिया है, आपको बस इस टेबल को अपनी एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में राइट ऑन करना है और रन करके देखना है कि आपकी टेबल क्रिएट हुई कि नहीं। और उसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आपको इस टेबल में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के 2 कॉलम ऐड ऑन करने हैं जिनके डेटा टाइप मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट में पिंग करेंगे कि आपसे सक्सेसफुली रन हुए या कोई एरर आए। चलते हैं हमारे अगले स्टेटमेंट की तरफ, जहां पे हम सीखेंगे कि
टेबल में रिकॉर्ड किस प्रकार से इंसर्ट करते हैं। टेबल में लेट सपोज मेरे पास एम्प्लॉय की टेबल है, तो मुझे इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड लिखना पड़ता है, और उसके साथ ही मुझे अपनी टेबल का नाम भी पास करना पड़ेगा। अब मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, किन किन कॉलम के रिगार्डिंग करने हैं, वो कॉलम्स यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। वो मेरा डिपार्टमेंट है, इसके बाद है ईमेल आईडी। अब मैं एक वैल्यूज नाम का कमांड लिखूंगा, जिसके बाद मैं इसमें वैल्यूज इनिशियलाइज करूंगा। मैंने एम्प्लॉय आईडी के लिए 1 दे दिया, और फर्स्ट नेम के लिए लेट सपोज मैं कोड लास्ट नेम में आ रहा है डिपार्टमेंट सुपर एडमिन, और एक ईमेल आईडी दे देता हूं। ये थी मेरी एम्प्लॉय टेबल में एक रो की कुछ वैल्यूज। मुझे यहाँ पे कुछ एरर शो कर रही है, मैं देखता हूँ कि मेरी एरर्स क्या आ रही हैं। एम्प्लॉय आईडी मैंने एक इंटीजर वैल्यू थी, वो मैंने पास करी, बट फर्स्ट नेम मेरा एक स्ट्रिंग था। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इनकरेक्ट सिंटैक्स, क्योंकि मैंने वैल्यूज मैच नहीं यूज किया था, सॉरी। मैं इस कमांड को रन करता हूँ, मेरी एक रो इफेक्ट हो गई। अगर मैं दूसरी बार इस कमांड को रन करूंगा तो क्या ये रन करनी चाहिए? चलिए मैं दूसरी बार भी इस कमांड को रन करके देखता हूं। मेरे पास वायलेशन ऑफ प्राइमरी की एरर आई है। ये बोल रहा है कि मेरा ये एम्प्लॉय आईडी 1 एक बार इंसर्ट हो चुका है, और ये कॉलम मेरा प्राइमरी की है। याद रखिए, प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं इंसर्ट करती, और प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकती, इसलिए मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट करने नहीं दे रहा। अगर मैं इसकी जगह 2 लिखता और सेम रिकॉर्ड पे इंसर्ट करना चाहता, तो ये मेरा रिकॉर्ड आसानी से इंसर्ट हो जाता। चाहे तो मैं अपनी सेलेक्ट क्वेरी को रन करके देखता हूं। अच्छा, सेलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से हम अपनी टेबल के रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। देखिए मेरे रिकॉर्ड्स शो कर रहे हैं। तो ये था हमारे टेबल में इंसर्ट करने का तरीका। और कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में आपको डेटा रिप्रेजेंट करना पड़ता है अपने सीनियर्स को या यूजर्स को, तो उस समय आप स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकते हो इंसर्ट स्टेटमेंट में। इस प्रकार से आपकी स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है। आप वैल्यूज में बस अपनी वैल्यूज पास करो, और जिनको डेटा की रिक्वायरमेंट है या डेटा शेयर करना है, उनको इस प्रकार से आप डेटा शेयर कर सकते हो। अब ये था हमारा इंसर्ट स्टेटमेंट। आपको टेबल में रिकॉर्ड को अपडेट करना है। अपडेट इस प्रकार से करते हैं। अपडेट करने के लिए हम अपडेट स्टेटमेंट लिखते हैं, टेबल का नाम लिखते हैं, और सेट स्टेटमेंट के साथ जिस भी कॉलम को हमें अपडेट करना है, लेट सपोज आई वांट टू अपडेट फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम मैं एम्प्लॉय आईडी 2 को अपडेट करना चाहता हूं। मेरी इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी 2 है, जिसको मैं अपडेट करना चाहता हूं। आप देखिए कि एम्प्लॉय आईडी 2 में सभी रिकॉर्ड कॉमन है, जैसे हमारे एम्प्लॉय आईडी 1 के लिए। बट दी वन थिंग विच इज डिफरेंट विथ इस एम्प्लॉय आईडी, मैं किसी को लास्ट नेम में मैं अपडेट करना चाहता हूं, और मैं ईमेल आईडी भी अपडेट करना चाहता हूं। तो ये थी मेरी अपडेट की क्वेरी। बट मैं अगर इस क्वेरी को रन कर दूंगा, अगर मैंने इस क्वेरी को रन कर दिया, तो ये करेक्ट क्वेरी, ये मेरी करेक्ट क्वेरी नहीं है। याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड है और उस समय पे आप ये गलती करते हो, तो ये बहुत ही भारी गलती होगी। इसलिए मैं हमेशा इसके साथ एक वेयर स्टेटमेंट का यूज करूंगा। वेयर स्टेटमेंट में मैं सिंपल ये पास करूंगा, जहां पे हमारी एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 2 है।
तो केवल ये एम्प्लॉय आईडी के रेफरेंस में जो भी रिकॉर्ड है, जो भी कॉलम्स है, उनको ही अपडेट करेगा। लेट्स चेक। मैंने रिकॉर्ड इफेक्ट कितना हुआ हमारा 1। और अगर मैं आपको दिखाता हूं, एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी 2 के रेफरेंस में जितने भी रिकॉर्ड थे वो अपडेट हो गए। बट लेट सपोज अगर मैं इस वेयर क्लॉज का यूज नहीं करता हूं और मैं क्वेरी को डायरेक्टली रन करता हूं, तो देखिए मेरे टेबल में जितना रिकॉर्ड पड़ा था उतना इफेक्ट हो गया। और मैं जैसे ही क्वेरी को रन करूंगा, मेरा दोनों ही रिकॉर्ड में कॉमन नाम पड़े हैं। तो ये था हमारा अपडेट की क्वेरी। अपडेट की क्वेरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें हमेशा वेयर क्लॉज का यूज करना ही करना है। वेयर क्लॉज का यूज करने के बाद फिर से अपने रिकॉर्ड को चेंज कर सकता हूं। बट देखिए यहाँ पे तो केवल मेरे पास टेबल में 2 ही रिकॉर्ड पड़े। अगर टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो और उस समय अगर आप वेयर क्लॉज यूज नहीं करोगे तो आपको भारी नुकसान हो सकता है आपके रिकॉर्ड्स को, आपके टेबल्स को। इसलिए हमेशा हम टेबल्स को जब भी रन करते हैं तो समय यूनिकली आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड जरूर चेक करते हैं। यहाँ पे जैसे हमारी प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी एक यूनिकली आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड है, इसीलिए हम यहाँ पे इजीली एम्प्लॉय आईडी का यूज वेयर क्लॉज में करेंगे और अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, तो मैं डिलीट कमांड का यूज करता हूं। डिलीट टेबल का नाम, ओके। इस रिकॉर्ड से भी टेबल डिलीट हो जाएगी। बट अगर आपने केवल इतना ही लिखा तो आपका सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट कमांड में भी, डिलीट की क्वेरी भी रन करते टाइम आपको वेयर क्लॉज जरूर यूज करना है। अब मैं यहाँ पे उस रिकॉर्ड को डिलीट करने जा रहा हूं जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 है। देखिए मैंने ये ग्रो इफेक्ट हुई, मैंने क्वेरी को रन करके देखा तो मेरा एम्प्लॉय आईडी 1 डिलीट हो चुका है। तो ये थी हमारी सीक्वल क्वेरी में किस प्रकार से टेबल को हम क्रिएट करते हैं, टेबल के रिकॉर्ड को किस प्रकार से ऑल्टर करते हैं, इंसर्ट की कमांड को किस तरह से रन करते हैं, अपडेट के कमांड को और डिलीट के कमांड को रन करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि अपडेट की क्वेरी और डिलीट की क्वेरी कभी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में रन करोगे तो उससे पहले आपको वेयर क्लॉज लिखना ही लिखना है, अदरवाइज ये आपके उस टेबल के लिए खतरा साबित हो सकती है। इसी के साथ ही हम इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। जानेंगे एसक्यूएल की अगले वीडियो में, जहाँ पे हम समझेंगे कि कीज सीक्वल में किस प्रकार की कीज होती हैं और एसक्यूएल में ज्वाइन किस प्रकार से यूज करते हैं, और उसी सीरीज में जानेंगे स्टोर्ड प्रोसीजर और फंक्शंस को भी। तब तक के लिए धन्यवाद। है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। तो बिना बोले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।